हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट जो है उसको लेवल्स में, कुछ लेवल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उन लेवल्स को आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसको बड़े ध्यान से समझने का आप ट्राई करें बेटा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको दो पार्ट्स में या दो लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेटा मैनेजीरियल लेवल, और दूसरा जो है आपका वो है नॉन मैनेजीरियल लेवल। एक आपका बेटा कौन सा है, मैनेजीरियल लेवल, और दूसरा आपका कौन सा बेटा, नॉन मैनेजीरियल लेवल। नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, मैनेजीरियल लेवल जो है इसके अंदर कौन आ जाते हैं, मतलब उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में रख दिए सारे के सारे मैनेजर, जिसमें सारे के सारे मैनेजर हैं उसका नाम रख दिया मैनेजीरियल लेवल, और जिसके अंदर सारे के सारे वर्कर्स हैं, जिसके अंदर क्या है, वर्कर्स हैं, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, नॉन मैनेजीरियल लेवल। समझ रहे हो बात को। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को उठाया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में सारे मैनेजर रख दिए, दूसरे पार्ट में सारे वर्कर्स रख दिए। तो जो बेटा मैनेजीरियल लेवल है उसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स होते हैं, और जो आपका नॉन मैनेजीरियल लेवल है उसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे वर्कर्स होते हैं बेटा। यहां तक क्लियर है। अब उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि सर मैनेजीरियल लेवल जो है, मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, वो फिक्स्ड नहीं है कि एक लेवल होगा, दो लेवल होंगे, तीन लेवल होंगे या चार लेवल होंगे। ये कोई फिक्स नहीं होता कि कितने लेवल रखने हैं आपको, बट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कंपनी है, उसके साइज के अकॉर्डिंग हम लेवल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो साइज है, उस साइज के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट के लेवल लेके आते हैं। अगर साइज ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, उनको मैनेज करने के लिए ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे, तो वहां पे हम लेवल्स ज्यादा रख देते हैं। जहां पे साइज कम है, जहां पे बहुत लिमिटेड सा है साइज, वहां पे आप मैनेजमेंट का सिंगल लेवल ही रखते हो। एक ही लेवल होता है, उसमें कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई लेवल नहीं होता। अभी फिलहाल जो हम पढ़ने वाले हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, मैनेजमेंट को तीन पार्ट्स में, तीन लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। वो तीन लेवल्स में यहां पे लिख देता हूं, और बेटा इन लेवल्स को पिरामिड की फॉर्म में बनाया हुआ है। पिरामिड की फॉर्म में बनाया हुआ होता है इसको। सबसे ऊपर जो है आपका वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे ऊपर क्या आ जाती है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद आपकी आ जाएगी मिडल लेवल मैनेजमेंट, और उसके बाद आ जाएगी आपकी लोअर बोलो, सुपरवाइजर लेवल बोलो, या फिर फंक्शनल लेवल बोलो, जो भी आप इसका नाम बोलना चाहो। इसके काफी सारे नाम हैं। लोअर लेवल भी बोलते हैं इसको, ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, एटसेट्रा। काफी सारे नाम हैं। इसके बाद नीचे जो है इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। ये वाला जो है ये नॉन मैनेजीरियल लेवल का नाम है, प्लेटफॉर्म एरिया। सबसे ऊपर जो है वो टॉप लेवल है, उसके बाद मिडिल लेवल है, उसके बाद लोअर लेवल है। बेटा मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हु मैनेज द वर्क ऑफ
सम पर्सन, जो किसी पर्सन का, किसी एम्प्लॉय का काम को मैनेज कर रहे हैं, उनके काम को मैनेज कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट है। तो हर लेवल पे, चाहे आपका टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे आपका लोअर लेवल है, तीनों में ही मैनेजमेंट की जाती है। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, जो काम एक मैनेजर करता है। और मैनेजर क्या करता है, मैनेजर जो है वो 5 फंक्शन परफॉर्म करता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो जितने भी मैनेजमेंट के लेवल हैं, सब लोग काम सेम करते हैं। सब लोग काम सेम नहीं बोल सकते, सब लोग फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। सब लोग प्लानिंग करते हैं, सब लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, सब लोग डायरेक्टिंग, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। बट जो डिग्री ऑफ अथॉरिटी है या डिग्री ऑफ लेवल है, जो उनके काम करने की डिग्री है, उसके बेसिस पे हमने ये लेवल्स क्रिएट किए। जिसके पास हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी है उसको अलग डिपार्टमेंट में, जिसके पास उससे थोड़ी सी कम लेवल की अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब पावर, डिसीजन मेकिंग पावर आप बोल सकते हो, या पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। तो जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, भ्याना सर है, डॉक्टर हरदीप भ्याना सर है, वो हमारे क्या है, प्रिंसिपल है। तो उनके पास जो अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा है, वो स्कूल के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो ले सकते हैं। उसके बाद बेटा, उसके बाद आ जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स। जैसे बेटा अगर सपोज आप मेरा एग्जांपल लेना चाहो, तो मैं जैसे कॉमर्स का एचओडी हूं, तो मैं वहां पे एज अ कोऑर्डिनेटर हूं सिर्फ कॉमर्स के लिए। तो अब इसके अंदर क्या बेनिफिट मिलता है कि मेरी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो मेरी अथॉरिटी का क्राइटेरिया है, वो सिर्फ कॉमर्स तक है। लेकिन भ्याना सर की जो अथॉरिटी का क्राइटेरिया है वो ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ अथॉरिटी हम इन सबको डिवाइड कर देते हैं। जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा है उसको टॉप लेवल में, जिसके पास अथॉरिटी उससे कम है उसको मिडिल लेवल में, जिसके पास उससे भी अथॉरिटी कम है उसको लोअर लेवल में डाल दिया। अब टॉप लेवल में कौन कौन आता है? टॉप लेवल में बेटा वैसे तो सीईओ होते हैं, इसके नाम है अलग अलग। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी भी बोल देते हो, कई बार प्रेसिडेंट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एटसेट्रा। ये इनकी जो आंसरेबिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आंसरेबल है? शेयर होल्डर्स के लिए, यानी कि जो हमारे ओनर्स है ना, उनको ही आंसरेबल है ये। और इनके पास पूरी पावर ऑफ अथॉरिटी होती है, ये कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बस वो डिसीजन जो है वो कंपनी के फेवर में होना चाहिए या कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, तब ये डिसीजन ले सकते हैं। और इनकी आंसरेबिलिटी किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर, मतलब सबसे ऊपर है शेयर होल्डर। उसके बाद जो फर्स्ट लेवल जो आएगा वो कौन होंगे? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, या आप इसको बोल सकते हो प्रेसिडेंट, या आप इसको बोल सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पे एक सीईओ नहीं होगा या एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा, वहां पे काफी सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स की भी एक ग्रुप होगा, ठीक है। और वहां पे अगर छोटा है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट में मिडल में इसके अंदर क्या आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। इसके अंदर क्या आ जाते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के हेड जो हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, इनके जो हेड होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। इसके नाम है, या तो आप डिपार्टमेंटल मैनेजर बोलो, डेप्यूटी मैनेजर बोलो, या फिर आप इनको बोल सकते हो ऑपरेशनल या फिर फंक्शनल मैनेजर, ठीक है। सबसे लास्ट लेवल जो है लोअर लेवल, इसमें आ जाते हैं आपके सुपरवाइजर। सुपरवाइजर्स जो हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में आपके कौन से आ जाते हैं? लोअर लेवल के अंदर, बट सुपरवाइजर्स।
सुपरवाइजर्स आपके लोअर लेवल में आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आ जाते हैं वर्कर बोलो या फिर आप बोलो एम्प्लॉइज। ठीक है बेटा, ये लोग आ जाते हैं प्लेटफॉर्म एरिया के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसका काम क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसके फंक्शन क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या होंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनके काम क्या क्या होंगे बेटा, इनके काम, नाम ही टॉप है तो ये टॉप के काम ही करेंगे बेटा, नाम ही टॉप पे है तो काम भी टॉप का ही होगा। इनका काम होता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला काम डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको डिटरमाइन करना या उसको सेट करना, सेट करना, या आप इसको बोल सकते हो कि उसको फिक्स करना, सेटिंग या फिर फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स। इनका काम क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है कि शारदा स्कूल है, शारदा स्कूल का ऑब्जेक्टिव इस बार यह है कि हमने 1000 स्टूडेंट पढ़ाने। ऑब्जेक्टिव क्या बना दिया कि हमने 1000 स्टूडेंट्स पढ़ाने। तो ये ऑब्जेक्टिव सेट कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो सेट करता है। नंबर 2 पे इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। अब जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है, कुछ नीतियां बनानी पड़ती हैं। वो नीतियां जो हैं, वो पॉलिसीज जो हैं, वो भी कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो हमने एग्जांपल दे दिया कि 1000 स्टूडेंट पढ़ाने, क्या उन 1000 स्टूडेंट की जो फीस होगी वो एडवांस ली जाएगी या फिर उनको फी में कंसेशन दी जाएगी या फी में कंसेशन नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप देंगे या नहीं देंगे, वो पॉलिसीज 1000 स्टूडेंट अचीव करने के लिए हम पॉलिसीज बिल्ड कर रहे हैं कि वो 1000 स्टूडेंट हम कवर कैसे करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को या फिर फी में डिडक्शन देंगे, जो टॉपर्स होंगे उनको क्या करेंगे, उस तरीके की पॉलिसीज यहाँ पे आ जाती है। ये भी कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नंबर 3 डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर आ जाएगा कि हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे उन 1000 स्टूडेंट को इकट्ठे करने के लिए। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, जैसे कि हम जो अप टू 10th तक के जो स्कूल हैं उन स्कूल्स में जाएंगे और वहां से स्टूडेंट्स को कलेक्ट करेंगे, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसकी वजह से वो बच्चे हमारे पास आए। ये पॉलिसी बनाई थी आपने कि बच्चों को फी कैसे लेनी है, स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी। एक्टिविटी में क्या है, इस पॉलिसी के लिए काम स्टार्ट हो जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज हमारे को परफॉर्म करनी पड़ेंगी वो आप यहां डिसाइड करते हो। नेक्स्ट वन इज असेंबलिंग रिसोर्सेस। असेंबलिंग रिसोर्सेस, हमने ये तो बना लिया अभी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 1000 स्टूडेंट्स, कितने बच्चे, 1000 बच्चे पढ़ाने हैं। उन 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ रिसोर्सेस चाहिए होंगे, हमारे को रूम्स चाहिए होंगे, हमारे को बेंचेस चाहिए होंगे, हमारे को टीचर्स चाहिए होंगे। वो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उनको असेंबल करना, उनको इकट्ठा करना भी काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। जो वर्क परफॉर्मेंस है, क्योंकि बेटा अब आपने देख लिया 1000 बच्चे पढ़ाने हैं, उन 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने पॉलिसीज बना ली। अब हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कैसे किया जाता है, जो भी आपने प्लान किया था
और जो एक्चुअल हो रहा है उनको कंपेयर करके हम ट्राई करते हैं कि क्या जो डिजायर रिजल्ट है वो अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो उसमें क्या क्या रीजंस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है हमारे को। ठीक है, उन रीजंस को फाइंड आउट करने का काम भी यही करते हैं। लास्ट वन इज अप्रूविंग बजट्स। अप्रूविंग बजट्स, अब जैसे मान लो पीटीआई सर आ गए ग्राउंड के लिए कि ग्राउंड के लिए हमारे को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेके आने पड़ेंगे, ग्राउंड में इन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो इक्विपमेंट चाहिए, इतने मेरे को टीचर्स चाहिए, पीटीआई चाहिए जो सारा का सारा हमारा काम है उसको संभाल सके। तो उसके लिए बजट बनाए जाते हैं बेटा। उन बजट्स को अप्रूव करने के लिए, बजट्स को अप्रूव करने का काम भी किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम फटाफट, मिडिल लेवल की तरफ। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के काम क्या क्या है वो अब हम सीख लेते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। अब हम करते हैं मिडिल लेवल के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल थे, अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल, मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या क्या होंगे? सबसे पहला इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? इनका फंक्शन है मिडिल लेवल का इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है? जो भी टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई हैं, जो टॉप लेवल ने अभी पॉलिसीज डिटरमाइन की थी, उन पॉलिसीज को अच्छे से समझ के और उन पॉलिसीज को अपने जो मेंबर्स हैं जो उस मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं उन सबको वो समझाना। जैसे कि सेल पॉलिसी है तो वो सेल्स मैन को समझाना, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज है उनको समझाना आप। ठीक है, नेक्स्ट काम इनका क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये जो मिडिल लेवल का जो मैनेजर है ये सेल्स मैनेजर है। ये क्या है? सेल्स मैनेजर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। तो ये क्या करेगा? सेल्स पॉलिसी को उठाएगा जो कि टॉप लेवल ने बनाई है, उस पॉलिसी को अपने जो भी मेंबर्स हैं, जो भी उसके एम्प्लॉइज हैं उनको समझाएगा, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब ये है कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर कितनी पोस्ट हम बनाएंगे, कितनी पोस्ट बनाएंगे, उसके अंदर एमआर कौन होगा, पर्सनल सेलिंग के लिए कौन जाएगा, ये सारे के सारे जो एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करना, वो सारा काम जो है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर आ जाता है कि सेल डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी जॉब्स वहां पे बन सकती हैं। ठीक है, वो काम भी कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। थर्ड, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। ऊपर आपने देख लिया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर कितने जॉब्स रिक्वायर्ड है। अगला काम क्या होता है? जितने भी वहां जॉब निकल के आए, सपोज 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेंगे? अब वहां पे 10 एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेंगे। ये काम भी कौन करेगा? फंक्शनल मिडिल लेवल मैनेजर करेगा वहां पे। जैसे ये सेल्स मैनेजर है तो इसका काम यही है कि सेल्स के लिए जितने भी एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हैं वो ये करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपने उनको काम दिया है उस काम को कैसे कैसे करना है। जैसे कि अगर मान लो वो बता रहा है आप जब भी सेल करने जाओगे तो आपने कस्टमर को क्या क्या बातें बोलनी है और उसको कैसे कन्विंस करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे, तो ये सारा किसके अंदर आ जाता है बेटा? इशूइंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर, कि वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि काम को किस तरीके से करना है। जैसे कि सेल मैनेजर जो है वो एक सेल्समैन को समझा रहा है कि आप कस्टमर को क्या बातें बोलोगे और उसको किस तरीके से कन्विंस करोगे कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे, तो वो किस में आ जाएगा? इशूइंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको
मोटिवेट करने का काम भी यही करते हैं। टाइम टू टाइम उनको मोटिवेशन देते हैं कि अगर आप ये सेल टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपका ये प्रमोशन हो जाएगा, आपको ये इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको अप्रिसिएशन देना, ठीक है। ये काम किस में आ जाता है? मोटिवेशन के अंदर आ जाता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है कौन परफॉर्म करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लास्ट वन इज लोअर लेवल। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल। लोअर लेवल के फंक्शंस क्या क्या हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। लोअर लेवल के अंदर क्या क्या फंक्शन है वो देख लो अब। सुपरवाइजर जो होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल। इसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है। इसके काम क्या होंगे? सबसे पहला काम है सबमिटिंग grievances means complaints of workers। बेटा जो आप यहां अगर चार्ट को देखो तो मिडिल लेवल जो है वो इन दोनों के बीच में एक मीडियोकर है, मीडियोकर है, या फिर आप ये एक तरीके का मिडल मैन है इनके बीच में। किसके बीच में? जो भी आपका टॉप लेवल है और जो आपका लोअर लेवल है उनका मिडल मैन है। और जो आपका लोअर लेवल है, जो आपका लोअर लेवल है, ये किसके बीच में मिडल मैन बन जाता है? ये भी क्या है? मिडल मैन है। और ये किसका मिडल मैन बन गया? एम्प्लॉय का और मैनेजर का, यानी कि जो आपके मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं उनके बीच में एज अ मीडियोकर या मिडलमैन काम करता है। तो वर्कर्स की जो भी कंप्लेन है, जो भी उनकी सीरियस कंप्लेन होती हैं, वो सारी की सारी कंप्लेन्स, ग्रीवेंसेस का मतलब कंप्लेन का ही होता है। जो कंप्लेन्स है उसको वो आगे मिडिल लेवल तक लेके जाता है, उनकी कंप्लेन्स को, उनका सोल्यूशन करवाता है। एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, और इसका काम होता है एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट देना, मतलब वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। मशीन्स जो है वो अच्छे से काम कर रही होनी चाहिए, जो वर्केबल एनवायरनमेंट देना पड़ता है। जैसे अगर आप, अब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में फैंस भी ऑन होने चाहिए, लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्लीनिंग भी होनी चाहिए। तो वो वर्किंग एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है? सुपरवाइजर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर्स को जो भी एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट किस वजह से होता है? मशीन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई मिस हैपनिंग होती है, तो उसका रीजन क्या होता है? मशीन्स होती है। तो उन मशीन्स को प्रॉपर मेंटेन करने का काम, मेंटेनेंस करवाने का वो खुद नहीं करता, सुपरवाइजर मेंटेन करवाता है। तो वो काम किसका होता है? सुपरवाइजर का, कि मशीन्स को भी वही मेंटेन करवाएगा ताकि वर्कर्स जो है वो सेफली काम कर सकें। हेल्पिंग, इसका काम क्या है? हेल्पिंग मिडिल लेवल, मिडिल लेवल मैनेजर, जो आपके मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं उनको हेल्प करना। उनको हेल्प कैसे करते हैं? उनका जो काम होता है, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी सुपरवाइजर को, वो अपने एम्प्लॉयज को जाके बताता है इंस्ट्रक्शंस को सारी। तो एज अ मिडिल मैन काम करता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल देता है वो एम्प्लॉयज को जाके बताता है। तो इस तरीके से बेटा वो उनकी हेल्प कर सकता है। और उसके बाद लास्ट वन इज इनवाइटिंग सजेशन, इनवाइटिंग सजेशंस। ये सजेशंस जो हैं वो भी इनवाइट करता है, वर्कर्स को बुला के पूछता है तुम बताओ भाई क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो वर्कर्स हैं उनसे वो, जो आपका लोअर लेवल मैनेजर है यानी कि सुपरवाइजर है, वो उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर होता है, डायरेक्ट रिलेशन में होता है। तो उनसे वो जो सजेशंस है वो लेके आता है, ठीक है बेटा। ये आपके हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया, टॉप, मिडल और लोअर, और उनके फंक्शंस, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा।
एक बार आप बुक से रीड आउट कर लेंगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देंगे, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।